हाय फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों को मेरी परचेज डिसीजन के बारे में बताना चाहता हूँ कि क्या सोच के मैंने टाटा सफारी ख़रीदी है और उसके पीछे रीजंस क्या हैं। सो मैं बेसिकली इससे पहले फोर्ड इकोस्पोर्ट ऑटोमेटिक पेट्रोल चलाता था और मुझे उस गाड़ी से एक अपग्रेड चाहिए था और मुझे एक प्रॉपर एसयूवी लेनी थी। और मेरे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स थे। मुझे ग्राउंड क्लियरेंस, एक अच्छी ग्राउंड क्लियरेंस वाली गाड़ी चाहिए थी। मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए थी जिसका रोड प्रेजेंस अच्छा हो। मुझे एक यूनिक लुकिंग गाड़ी चाहिए थी जो बहुत ज़्यादा कॉमन ना हो। मतलब जैसे आज कुछ सड़कों पे कुछ गाड़ियाँ हैं जो एवरी थर्ड फोर्थ कार वो ब्रांड की होती हैं या वो मॉडल होती हैं। मुझे वैसा नहीं चाहिए था। मुझे थोड़ी सी ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो मुझे पता है बहुत ज़्यादा नहीं बिकेगी, थोड़ी सी यूनिकनेस मेंटेन हो। और मुझे बेसिकली बेज इंटीरियर्स वाली गाड़ी चाहिए थी और एक थोड़ा सा माइल्ड ऑफ रोडिंग की कैपेबिलिटी वाली गाड़ी चाहिए थी। तो ये मेरे कुछ बेसिक क्राइटेरियाज थे और मैंने फिर रिसर्च करना स्टार्ट किया और मैंने सबसे पहले एम जी हेक्टर कंसिडर किया था। वो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है सच तो है नहीं। मतलब उसका जो सारी चीज़ें अच्छी है उस गाड़ी के बारे में। इट्स जस्ट दैट वो मुझे चाइनीज़ ब्रांड है, इसके लिए थोड़ा सा मैं स्केप्टिकल था। आई मीन जब आप 25 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो किसी चीज़ पे तो आप चाहोगे कि 5-7 साल 8 साल अच्छी सर्विस आपको मिले। तो वो ब्रांड थोड़ी सी अननोन एंटिटी है और मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं था। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं चाइनीज़ चीज़ों का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। आई नो आप में से बहुत लोग बोलेंगे कि आईफ़ोन भी चाइना में बनता है, फ़लाना फ़लाना। नहीं, बाय द वे आजकल तो आईफ़ोन इंडिया में भी बनता है। पर इन जनरल चाइनीज़ ब्रांड के ऊपर मैं इतना बड़ा फ़ैन नहीं हूँ क्वालिटी के एंगल से भी। और आप तो जानते ही हैं पिछले साल क्या हुआ इंडिया के साथ। तो मैं एम नॉट अ बिग फ़ैन ऑफ चाइना। सो मैं एम जी एक्टर रिटर्न ऑफ कर दिया था मैंने। उसके बाद में मैंने कंसिडर की थी जीप कंपस। जीप कंपस भी काफ़ी अच्छी गाड़ी है। उसमें ऐसा था कि मैं एक्चुअली 4x4 के लिए भी मैं ओपन था और बट जीप कंपस का जो 4x4 वेरिएंट है वो ऑलमोस्ट 34.5 तक जा रहा था प्राइसिंग, और मेरा बजट के बाहर था वो। और उसका प्रॉब्लम एक और ये था कि उसकी जो, चलो मान लीजिए मैं अगर 4x4 नहीं भी लेता तो भी उसका जो दूसरा वेरिएंट था उसका ग्राउंड क्लियर मीन जीप कंपस का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो 170-180 के बीच में है, जो थोड़ा लो है। और मुझे मेरी इको स्पोर्ट में 200 की ग्राउंड क्लियरेंस थी। सो वो एक पॉइंट में मैं बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता था। और उसकी जो ब्लैक इंटीरियर्स है वो भी मुझे थोड़ा सा लेस अपीलिंग लगा, क्योंकि मैं यूजुअली बेज इंटीरियर्स प्रेफर करता हूँ। मुझे खुली गाड़ियाँ पसंद है जो खुली खुली फील होती हैं। तो वो भी एक रीज़न था। और उसका फ्रंट ग्रिल इवन दो अच्छा है पर थोड़ा सा एक्वायर्ड टेस्ट है फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन जीप कंपस का। तो वो रीज़न की वजह से वो मैंने रिजेक्ट कर दिया था मेरे शॉर्ट लिस्टिंग से। इसके बाद में मैंने महिंद्रा की भी गाड़ियाँ कंसिडर की। एक्स यू वी मतलब पुराना डिज़ाइन था थोड़ा वो, यू नो उसका फेस लिफ्ट अभी तक आया नहीं है इस साल का। तो वो जब उसका फेस लिफ्ट आएगा तो मे बी तब शायद उसका बेटर डिज़ाइन हो। बट मैंने एक्स में मुझे इंटरेस्ट नहीं था। फिर मैंने ये क्रेटा भी कंसिडर किया था पर वो गाड़ी ऐसा है कि अब सड़क पे हर तीसरी गाड़ी क्रेटा है। तो वो एक क्राइटेरिया में ही वो रिजेक्ट हो गया था क्योंकि मुझे थोड़ी यूनिक गाड़ी चाहिए थी। सेल्टोस सेम बहुत ज़्यादा कॉमन है और उसके बिल्ड क्वालिटी के भी कुछ थोड़े बहुत मैंने इश्यूज देखे, तो वो भी मैंने एलिमिनेट कर दिया था। हुंडई टुक्सन भी मैंने इनफैक्ट कंसिडर किया था, काफ़ी अच्छी गाड़ी थी बट देन उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम था। उसका भी ग्राउंड क्लियरेंस 180 के भी नीचे था। तो वो क्राइटेरिया प्लस उसका डिज़ाइन भी थोड़ा पुराना है। उसका नया जो फेस लिफ्ट वाला वर्जन है वो इंडिया में अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है, तो वो भी एलिमिनेट हो चुका था। और इनफैक्ट मैंने हायर सेगमेंट की भी गाड़ियाँ कंसिडर की थी। फोर्ड एंडेवर और फॉर्च्यूनर भी मैंने कंसिडर की थी। बट देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप उतनी बड़ी गाड़ी ले रहे हो तो 4x4 लेनी चाहिए आपको।
तो एंडेवर का जो 4x4 है वो ऑलमोस्ट 35-36 लैक्स तक जा रहा था, और सॉरी 35-36 भी नहीं, इनफैक्ट आई थिंक 40 तक टच हो रहा था, और उतना मेरा बजट नहीं था। फॉर्च्यूनर का भी मेरे बजट के बाहर था, और वो गाड़ियाँ 4x2 लेके कोई मतलब उतना मज़ा नहीं आएगा अगर वो गाड़ी अगर आप 4x2 लेंगे तो ये सब एलिमिनेट हो चुके थे। फिर बचा था हैरियर, और मैंने एक्चुअली हैरियर बुक कर लिया था। तो मैंने जनवरी में हैरियर बुक कर लिया था, और मैं ऑलमोस्ट हैरियर का कैमो एडिशन बुक किया था मैंने। और फाइनली जब डिलीवरी डेट आई तो शोरूम वालों ने गलत कलर एलोकेट कर दिया था। तो लास्ट मिनट में मैंने उनको कहा कि नहीं, मुझे तो कैमो कलर ही चाहिए, मुझे डार्क एडिशन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक और महीना लगेगा। तो अराउंड दैट टाइम टाटा सफारी लॉन्च हुआ था, जस्ट लॉन्च हुआ था। तो फिर मैंने उनको कहा कि ठीक है, सफारी का मुझे तो इमीडिएट डिलीवरी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5-2 महीना रुक चुका हूँ। और मैंने उनसे पूछा कि टाटा सफारी का स्टॉक अवेलेबल है, तो उन्होंने कहा है, एक एडवेंचर पर्सन आप। तो मैंने इमीडिएटली अपनी बाइंग डिसीजन चेंज कर ली और मैंने सफारी पे स्विच कर लिया। तो बोलते हैं कि गाड़ी गाड़ी पे चलाने वाले का नाम लिखा होता है। तो इवन तो मेरी पहली डिसीजन हैरियर की थी, बट आई एंडेड अप ओनिंग अ सफारी। सो ये मेरी स्टोरी है। और अभी फ़िलहाल मुझे कोई रिग्रेट नहीं है गाड़ी ख़रीदने के बाद। आई नो कि सिर्फ 10 ही दिन हुए हैं, अभी तो बहुत टाइम बाकी है इस गाड़ी के साथ इसको समझने के लिए। पर एज़ ऑफ नाउ मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट फील नहीं हो रहा है, या मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैंने एक सही डिसीजन ली है। और एज़ ऑफ नाउ मुझे कोई रेड फ्लैग्स नहीं दिख रहे हैं, और आई एम रियली हैप्पी विथ माई डिसीजन। आगे मैंने कुछ लॉन्ग ड्राइव्स प्लान किए हैं, और कुछ वीडियोस भी मैं ऐड करने वाला हूँ। मैंने कुछ टॉपिक्स भी सोच के रखे हैं, इंफोटेनमेंट सिस्टम, और गाड़ी के इंटीरियर्स के बारे में भी, और थोड़ा सा ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में भी मैंने कुछ वीडियोस प्लान किए हैं। सो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, मैं और वीडियोस पोस्ट करूँगा। और इनफैक्ट आप लोगों के कमेंट्स थोड़े से मुझे encouraging लगे। यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर more updates and more videos.